नमस्कार दोस्तों, ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। इस डिस्कशन में हम लोग आज से इंडियन इकोनॉमी बाय नितिन सिंघानिया स्टार्ट करेंगे, जो कि लेटेस्ट एडिशन होगा, थर्ड एडिशन, जो कि हाल ही में भी लॉन्च हुआ है। अगर आप इस तरह की डिस्कशंस और स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटीज को कवर करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप लाइव गूगल मीट क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये लाइव गूगल मीट क्लासेस है क्या, काफ़ी लोग मुझसे पूछते रहते हैं। लाइव गूगल मीट क्लासेस में आप हमारा फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 2023 यूपीएससी और 2024 यूपीएससी से रिलेटेड है। आप इन क्लासेस को ज्वाइन करके लाइव इस तरह की क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। जैसा कि ये डिस्कशन है, मेरे और भी स्टूडेंट्स हैं, वो लाइव गूगल मीट क्लासेस को अटेंड करके एक कंप्लीट तरीके से 1 साल की फाउंडेशन बोर्ड कोर्स की तैयारी करते हैं, जिसकी फीस काफ़ी ज़्यादा नॉमिनल है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके, जो कि मेरा पर्सनल नंबर है 9625297706, ये नंबर दोस्तों कॉमन है व्हाट्सएप के लिए भी और टेलीग्राम के लिए भी। आप इस पे मुझे मैसेज करके फाउंडेशन कोर्स जो अपकमिंग स्टार्ट होने वाला है, जो हम प्रीलिम्स के जस्ट इमीडिएटली बातें स्टार्ट कर देंगे, जिसकी डेट होगी 9 से 15 जून के बीच में हम लोग इस कोर्स को स्टार्ट करेंगे। लगभग 3 बैचेस बनने जा रहे हैं और एक बैच के अंदर 30 स्टूडेंट्स को लिया जाएगा। फर्स्ट बैच और सेकंड बैच ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं, अब बचा हुआ है सिर्फ एक बैच, तो आप उसमें अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं इस नंबर पर कांटेक्ट करके, मैसेज करके। और रजिस्ट्रेशन दोस्तों बिल्कुल फ्री है, उसके लिए कोई फीस आपसे नहीं ली जाएगी। और फाउंडेशन कोर्स की जो फीस है वो काफ़ी ज़्यादा नॉमिनल है, आप वो मुझे मैसेज करके वो पूछ सकते हैं। और भी आपके कोई डाउट हो फाउंडेशन कोर्स से रिलेटेड, वो पूछ सकते हैं। जैसा कि ये डिस्कशन और चैनल पे दूसरी तरह की डिस्कशन जो पड़ी हुई है, हम लोग 6 से लेकर 12th क्लास की जो एनसीईआरटीज है, यानी कि स्टैटिक सब्जेक्ट्स को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करेंगे। इसके अलावा जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, लक्ष्मीकांत हो गई, जैसे ये इंडियन इकोनॉमी हो गई नितिन सिंघानिया की, या फिर आर्ट एंड कल्चर हो गई नितिन सिंघानिया की, स्पेक्ट्रम है, हर बुक को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम लोग कवर करेंगे, शंकर आईएएस वगैरह एक्सेट्रा। एमसीक्यू और मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आपको इसी कोर्स में देखने को मिलेगी। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो फायदेमंद वाली बात है आपके लिए, अगर आप लोगों का ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है, तो आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करके पीएसआईआर ऑप्शनल के लिए कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने हैं। वो ऑप्शनल आपका कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करवाया जाएगा उसी फीस के अंदर, बिल्कुल फ्री। ठीक है, तो ये सारी चीजों को अवेल करने के लिए आप 5 जून से पहले, जो कि रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट होने वाली है, आप उससे पहले ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ट्रू आईएएस एंड पीसीएस कम्युनिटी के मेंबर बन सकते हैं। फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको नंबर बता ही दिया, 9625297706। ठीक है दोस्तों, तो चलिए डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास से अपनी नितिन सिंघानिया की इकोनॉमी की बुक, थर्ड एडिशन, लेटेस्ट एडिशन। तो इंडियन इकोनॉमी का कंप्लीट तरीके से इसमें काफ़ी अच्छी एडिशन है ये। प्रीलिम्स प्लस मेंस साइमल्टेनियसली तैयारी आपकी दोनों की इससे हो जाएगी, काफ़ी हद तक इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगी। हाँ, मैं ये नहीं बोलता कि कोई भी बुक जो है वो 100% किसी भी चीज़ को कवर करवा सकती है, यूपीएससी में ये चीज़ लागू नहीं होती है। कुछ जो चीज़ें रह जाएंगी इसके बियॉन्ड, मतलब आप ऐसा मान लो कि 90% चीज़ें ये संभाल लेगी। 5% जो होते हैं वो हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर करंट अफेयर होते हैं, लेकिन इसकी अभी हम बात करेंगे ही नहीं। ठीक है, बचा जो बाकी 5% जो स्टैटिक पोर्शन है वो कहाँ से कवर होगा हमारा, तो वो कवर करने के लिए हम लोग 11th क्लास की जो इंडियन इकोनॉमी की जो एनसीईआरटी होती है, सिर्फ उसको देख लेंगे बाद में कि क्या क्या चीज़ें उसमें से थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा हैं। वैसे यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा बेस के साथ साथ पूरी बिल्डिंग भी क्रिएट हो जाएगी, तो हमें उस चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इंडियन इकोनॉमी, नितिन सिंघानिया। तो इंडियन इकोनॉमी में हमारा सबसे पहला चैप्टर है कि हम इस चैप्टर के अंदर कुछ इकोनॉमी के ऊपर, इंडियन इकोनॉमी को समझने के लिए डायरेक्टली इंडियन इकोनॉमी के ऊपर जंप करने से पहले हम लोग इंडियन इकोनॉमी का अगर एक कंप्लीट ओवरव्यू लेना चाहते हैं, तो हमें कुछ कंसेप्ट्स पता होना चाहिए। कंसेप्ट्स लाइक कि ये इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमी क्या होता है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इनके बीच में डिफ्रेंसिएशन क्या होता है,
सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है इकोनॉमी की, ये डिमांड क्या होता है, ये सप्लाई क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट क्या है। आप ऐसा मान लो ये वाला जो आपका चैप्टर है ना, की कंसेप्ट, कहने को ये की कंसेप्ट है, लेकिन इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर अगर मैं आपको एक बात बताऊं, इस चैप्टर के अंदर जर्नली आपको ना एक इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच होती है जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है कशिश आशमा, एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ना आप सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात करते हो, जैसे कशिश आप हो गए, आपकी आपकी डिमांड क्या है, आप कौन से प्रोडक्ट यूज़ करते हो, आप महीने भर का आपका राशन का बजट क्या, आपका पर्सनली, मतलब आप सारे घर वालों और पूरी सोसाइटी और एरिया को हटा दो, आप सिर्फ अपनी बात अगर करोगे ना, जहाँ पर इंडिविजुअल की बात होती है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की ब्रांच होती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के हम थोड़ा सा ना एग्रीगेट वे में देखते हैं। दूसरी ब्रांच होती है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स, हाँ ठीक है, माइक्रो इंडिविजुअल में, मैक्रो में हम लोग थोड़ा सा ना एक ब्रॉडर रीजन पे लेकर बात करते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, वो स्टेट हो सकता है, कंट्री हो सकता है, पूरा वर्ल्ड हो सकता है, कि वहाँ पर हम लोग एक इंडिविजुअल की नहीं बल्कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की बात करते हैं कि उनकी डिमांड क्या है, उनकी नीड क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। ठीक है, तो जब भी हम लोग एक इंडिविजुअल की डिमांड या फिर सप्लाई की बात करते हैं तो वो बन जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट। जब हम लोग नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की डिमांड और सप्लाई की बात करते हैं तो वो बन जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट। और जब बहुत ज़्यादा चीज़ें जब इकोनॉमिक्स के अंदर होती है ना, मतलब जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है, एक से ज़्यादा कोई भी चीज़ अगर डिमांड और सप्लाई की है या किसी भी चीज़ की है, मतलब जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं टोटैलिटी। टोटैलिटी की जगह हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं एग्रीगेट। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, जो चीज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड और सप्लाई है, यहाँ पर क्या बन जाएगी कशिश आशिमा, वो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट का मतलब होता है इन टोटैलिटी। ये मैंने कुछ आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया चैप्टर स्टार्ट करवाने से पहले। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है कशिश, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक इस कंसेप्ट को समझने में, ये जो मैंने बताया, बताओ बोलो कशिश, समझ में आया। आशमा, एक इंडिविजुअल की जब हम लोग डिमांड और सप्लाई की बात करते हैं तो वो होता है माइक्रो का पार्ट। जब हम लोग ब्रॉडर लेवल पे एक से ज़्यादा इंडिविजुअल की बात करते हैं इकोनॉमी के अंदर तो वो बन जाता है, डिमांड और सप्लाई तो रहता है लेकिन टोटैलिटी में हम लोग उसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, चलो बात करते हैं इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी की। इकोनॉमिक्स क्या होता है, हम लोग बचपन से टर्म सुनते आते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, चलो इकोनॉमिक्स को अगर समझ भी ले तो हम ये कैसे बता सकते हैं कि वो इकोनॉमी से कैसे अलग है। ये दोनों टर्म हम बचपन से सुन रहे हैं लेकिन क्या कुछ डिफरेंस होता है, चलो जानते हैं आज की क्लास में। इकोनॉमिक्स ना, सबसे पहले तो आप ये याद रखना कि वो एक प्रकार की सोशल साइंस है। इकोनॉमिक्स एक क्या है, इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, एक डिसिप्लिन है, एक सब्जेक्ट का मतलब एक विषय है, आप ऐसा मान लो। ठीक है, एक स्टडी है। ये क्या स्टडी करती है, इकोनॉमिक्स स्टडी करता है कि किस तरीके से इकोनॉमी के अंदर कोई भी जो प्रोडक्ट्स हैं और जो सर्विसेज हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। अब कशिश आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, भाई प्रोडक्ट्स तो चलो मुझे पता है कि प्रोडक्ट्स को हम लोग बोलते हैं गुड्स, कुछ भी हो सकता है वो कशिश, एक चिप्स का पैकेट हो सकता है, एक कार हो सकती है, कोई नेल पॉलिश हो सकती है, A to Z कुछ भी, एक शूज़ हो सकते हैं, सारे के सारे गुड्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स, यही चीज़ है। लेकिन ये क्यों बोल रहा है, आपके दिमाग में आएगा सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं इकोनॉमी के अंदर, तो जी हाँ, इकोनॉमी में बड़ी सारी सर्विसेज भी तो प्रोड्यूस होती हैं। जैसे मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या हूँ, मैं इकोनॉमी के अंदर टीचिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं अगर गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहा हूँ वहाँ पर भी मैं कुछ अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। मान लो मैं डीएसपी मध्य प्रदेश का, तो मैं वहाँ पर पुलिसिंग सर्विसेज दे रहा हूँ। आशिमा, आप कल को जाके आईएएस ऑफिसर बन गए तो आप देश में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज दे रहे हो। इसी तरीके से चलो ये बड़ी बड़ी बातें ना करके लोकल लेवल पे बात कर लेते हैं। जैसे अब लाइट नहीं आ रही आपके घर पे कशिश, मान लो, ठीक है, उस दिन बड़ा तंग करा था जैसे लाइट ने, तो
फ़ोन लगाकर आप पूछ रहे होगे कि भैया कितने बजे आएगी लाइट, इतनी देर से गई हुई है, जैसे जनरली हम लोग पूरे मतलब पूरे हर कोई करता है इंडिया में, है ना, ये आप पूछ रहे होगे या फिर घर वाले पूछ रहे होंगे। तो जो इलेक्ट्रीशियन है, जो इलेक्ट्रीशियंस हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो भी तो एक प्रकार की सर्विसेज ही दे रहे हैं, ठीक है। और नॉर्मल बात कर लेते हैं इकोनॉमी के अंदर सर्विसेज कैसे। एक स्विमिंग पूल है या कोई स्पोर्ट्स एकेडमी है, वहाँ पर भी तो सर्विस प्रोवाइड हो रही है। आप कशिश फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहे हो, अगेन टीचिंग सर्विसेज आप लेकर आ रहे हो किसी से। आशमा आप जिम जा रहे हो, अगेन वो पर्सन आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कशिश, आशिमा, कोई भी इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्ट हो, जिसको प्रोडक्ट बोल लो चाहे गुड बोल लो, और जो सर्विसेज हो, वो कैसे वर्क करता है, एक इंडिविजुअल तक वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जाती हैं और इंडिविजुअल उसके बदले उस सर्विस या उस गुड को प्राप्त करने के लिए कुछ पैसे खर्च करता है। जो सर्विस दे रहा है उस तक पैसा पहुंच जाता है और आप तक वो सर्विस पहुंच जाती है। बताओ, ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अब तुम लोग 12 साल जो तुम लोगों ने स्कूलिंग में लगाए हैं, उसके बाद 3 साल जो ग्रेजुएशन में लगा रहे हो, 15 साल के लिए क्या तुम्हें कुछ भी एक ठोस चीज मिली हाथ में जिसको तुम कमरे में रख सको और तुम ये कहो मैंने 12वीं कर लिया, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, या मैंने आईएएस कर लिया, कुछ भी कर लिया? बताओ, जितने भी टाइम आप पढ़ते हो, कोई भी एग्जाम्स निकालते हो, कॉलेज ग्रेजुएशन तक और अपने डिग्री कंप्लीट करने तक, क्या आपको कोई ठोस ऐसी चीज़ मिलती है गुड या प्रोडक्ट की फॉर्म में जिसको आप कमरे में रखकर ये कह सकते हो मैं 12वीं पास हूँ या कुछ भी हूँ? ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना। हाँ, आप कह सकते हो कि सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन वो सर्टिफिकेट कब मिलता है? जब आपने इतने सालों में अलग अलग जगह पर, अलग अलग ट्यूशनों में, इंस्टीट्यूट में, स्कूलों में पैसे खर्च करके आपने क्या प्रोडक्ट पाया? जी नहीं, आपने प्रोडक्ट नहीं पाया, आपने सर्विस पाई। किस चीज़ की सर्विस आपने पाई? टीचिंग सर्विसेज आपने पाई, ताकि आप उनसे कुछ सीख कर खुद एक जॉब हासिल कर सको और फिर आप दूसरों को सर्विसेज दे सको या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए सर्व कर सको, देश के लिए सर्व कर सको। और बहुत बार आप पैसा खर्च करते हो, नॉर्मल बात करता हूँ, बहुत बार आप पैसा खर्च करते हो किसी भी गुड या प्रोडक्ट को सीख करने में। मान लेते हैं, बहुत नॉर्मल बातें करूँगा मैं इकोनॉमिक्स में, 10 रुपये आपने खर्च करे और आप एक चिप्स का पैकेट ले आए, वो आपके लिए प्रोडक्ट है। 12 रुपये आपने खर्च करें, आप एक मैगी का पैकेट ले आए, वो भी आपके लिए एक प्रोडक्ट है। कुछ भी मतलब कुछ भी आप मतलब वो कर रहे हो, जैसे दो दो चीज़ों को साइमल्टेनियसली मिला लेते हैं, इससे कवर हो जाएगा आपकी ये वाली चीज़। आपने पैसा खर्च करा, आपने सर्विस ली। कैसी सर्विस? आप मूवी देखने गए, भूल भुलैया 2, ठीक है, बदले में आप, बदले में कह रहा हूँ सॉरी, बदले में, हाँ मतलब आपने पैसा खर्च करा, बदले में आपको सर्विस मिली मूवी, ठीक है, वहाँ फैसिलिटी मिली बैठने की, एसी वाला हॉल था, ठीक है, प्रॉपर तरीके से आप वहाँ पर बैठे, वेंटिलेशन बहुत प्रॉपर था, सब कुछ बहुत बढ़िया था, एंड योर टोटल फोकस वॉज ऑन मूवी। कुल मिलाकर मूवी ऐसा तो नहीं है ना कि कशिश कार्तिक आर्यन और क्यारा अडवाणी को घर ले आए हो अपने, कि आपने पैसे खर्च करे हैं मूवी की टिकट पे तो वो आपके घर बैठेंगे एक दिन या घर सोएंगे, ऐसा तो नहीं है। आपने सर्विस ली, लेकिन सेम जगह पर आपने फिर क्या करा, जब इंटरवल हुआ वहाँ पर आपने कुछ पैसे खर्च करे और आपने एक ड्रिंक ली अपनी पेप्सी वगैरह, कुछ पॉपकॉर्न का बकेट लिया और कुछ खाने पीने की चीज़ें ली। यहाँ पर ये क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब ये क्या बता रहा हूँ मैं आपको, मूवी, सर्विस प्लस पॉपकॉर्न, पेप्सी, नाचोस, वो सारे के सारे आपके गुड्स या फिर प्रोडक्ट, दोनों चीज़ें आपको चाहिए थी। ये कशिश है, ये आशिमा है, इन तक ये गुड भी पहुंचा, पेप्सी, नाचोस, पॉपकॉर्न, इन तक ये मूवी वाली सर्विस भी पहुंची। बदले में इन्होंने क्या दिया, इन्होंने मूवी हॉल वालों को, पॉपकॉर्न वेंडर, नाचोस वेंडर, पेप्सी वाले को इन्होंने दिया पैसा, और थिएटर वालों को भी आप लोगों ने दिया पैसा सर्विस पाने के लिए और गुड पाने के लिए। इकोनॉमी में हर चीज ऐसी फंक्शन करती है, बता दो मुझे जरा। आपके घर में पाइप खराब है, बाथरूम के, किचन के, जो भी हैं, कूड़ा अटका हुआ है उसमें, वो करके आपने एक नाली सीवर साफ करने वाले को बुलाया, ठीक है, वो आपको क्या देकर जा रहा है? सर्विस देकर जा रहा है। उसने आपकी मम्मा से बोला मैं 500 रुपये लूँगा भाभी जी, बहन जी, जो भी है,
₹500 आपकी मम्मी ने खर्च करे एक सर्विस पाने के लिए, ये चीज़। और नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं, गली से कोई सामान बेचने निकल रहा था, सामान क्या, चलो देसी एग्जांपल ले लेते हैं, सब्जी वाला, फल वाला निकल रहा था, ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वेंडर निकल रहे थे। ये प्रोडक्ट है, पैसा आप खर्च करोगे, आप तक वो वेजिटेबल वगैरह पहुंचेगी और वेजिटेबल वेंडर और फ्रूट वेंडर तक वो पैसा पहुंच जाएगा, आप भी सेटिस्फाइड, वो भी सेटिस्फाइड। इकोनॉमी में इतने सारे एग्जांपल्स देने का मेरा सिर्फ एक पर्पस था, आपको ये बताना, आप गुड ले रहे हो, दे रहे हो, आप सर्विस ले रहे हो, दे रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इकोनॉमी में हमेशा दो लोग होते हैं, एक जो डिमांड करता है, डिमांड कौन करता है, कंज्यूमर, एक जो सप्लाई करता है, जो सर्विस प्रोवाइड करता है आपको, चाहे वो गुड की सर्विस प्रोवाइड, चाहे वो गुड प्रोवाइड कर रहा है सप्लाई में, चाहे वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। दो लोगों की सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है साइमल्टेनियसली इकोनॉमी के अंदर, ये चीज समझाना चाह रहा था मैं फिर से वो वाली लाइन बोल रहा हूं, दो लोगों की साइमल्टेनियस सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी होती है इकोनॉमी में, किसी भी एक्टिविटी को फुलफिल करने के लिए डिमांड साइड शुड बी सेटिस्फाइड विद द सप्लाई साइड। कहने का मतलब बता देता हूं मैं, आप मूवी देखने गए थे भूल भुलैया 2, ठीक है, भूल भुलैया 2 मूवी देखने गए, कितने की टिकट थी कशिश उसकी, कितने की टिकट थी 350। 350 क्या पैसा, 350 रुपीज लगाकर आप एक सर्विस ले रहे हो, आप भी सेटिस्फाइड थे दैट 350 रुपीज आर अफोर्डेबल, और मूवी वाला तो दे ही रहा है आपको मूवी, वो सर्विस तो दे ही रहा है। लेकिन अगर हम ऐसा बोलें कि मूवी लगी हुई है 4DX में, 3D में, गोल्ड क्लास है, जो भी है, अब मुझे बताओ अगर मैं इसकी कीमत ये कर दूं 35,000 रुपए की 2 घंटे की भूल भुलैया 2 मूवी है, जैसी भी सर्विस है, मतलब मान लो कुछ भी मान लो, क्या आप वो देखने जाओगे, सीख करोगे 35,000 की मूवी, बताओ मुझे। अकेले हो, चलो किसी के साथ मन बन गया, पिक्चर बहुत बेहतरीन है, चलो ठीक है, आपके पास इतना पैसा आपने कर लिया। लेकिन अगर मैं इसको ये बोल दूं 3.5 लाख की मूवी है ये, टिकट है इसकी, तो अब बिल्कुल नहीं ना, वेट कर लोगे ना कि टीवी पे आ जाए, इंटरनेट पे आ जाए, कहीं पर भी आ जाए, है ना, सिर्फ मूवी देखने के लिए इतने पैसे खर्च तो नहीं करोगे। घर में आशिमा पाइपें जो खराब हो गई हैं, या आपने जो समरसीवर वाले को बुलाया, वो कह रहा है मैं ये पाइपें वगैरह वो ठीक कर दूंगा, ठीक है, जो नालियां जाम पड़ी हुई हैं मैं कचरा वगैरह ठीक कर दूंगा, 50,000 रुपये लगेंगे, बताओ कशिश करवाओगे, नहीं करवाओगे। इसका मतलब आप एक चीज समझ गए, इकोनॉमी में सप्लायर और कंज्यूमर, या हम ऐसा कह लें डिमांड और सप्लाई एक ऐसे लेवल पर होने चाहिए जहां पर कंज्यूमर और सर्विस प्रोवाइडर दोनों की साइमल्टेनियस सेटिस्फेक्शन इंश्योर हो। आप यहां पर 3.5 लाख रुपए देने में या 35,000 रुपए देने में भूल भुलैया 2 जैसी मूवी के लिए आप सेटिस्फाइड थे क्या, बताओ जरा, बोलो। आप वहां से पापा को फोन करके कह रहे हो कि पापा 350 भी नहीं, 3500 भी नहीं, 35,000 रुपए डलवा दो, मैं मेरी फ्रेंड और वो मूवी देखने सब लोग आए हैं, 5 लोग हैं हम लोग, 35,000 की एक टिकट है, उस हिसाब से 2.5 लाख रुपए डलवा दो, मूवी देख रहे हैं, हो जाएगा आपका काम, कितने भी लाडले हो चाहे पापा के। तो ये चीज होनी चाहिए कि इकोनॉमी के अंदर आप हमेशा ये चीज समझ जाओ, क्योंकि आप नहीं लोगे तो इसका मतलब और भी लोग नहीं लेंगे इतनी महंगी महंगी टिकटें, या फिर इतनी महंगी महंगी समर सीवर साफ करवाने के लिए, या फिर घर की नालियाँ या पाइपें जो जाम पड़ी उनको साफ करवाने के लिए इतना पैसा कोई खर्च नहीं करेगा। इसलिए आपके दिमाग में कभी कभार आप ये क्वेश्चन सोचते होगे, यार ऐसा क्यों नहीं होता कि कोई रेट, मतलब जैसे जो सर्विस प्रोवाइडर है, मान लो कि आपके पापा, मेरे पापा बिजनेसमैन हैं, तो जो हमारी फैक्ट्रीज में कुछ भी बनता है, कपड़े बनते हैं, ज्वेलरी बनती है, जो भी बनता है, हम लोग उसको अंधाधुंध दाम पे क्यों नहीं बेच देते हैं कि जो मर्जी रेट चाहे हम वो कर लेंगे, क्योंकि एक कंज्यूमर खरीदेगा ही नहीं उसको, उसके पास बेटर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं।
इसलिए सर्विस प्रोवाइडर और उससे भी ज्यादा कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन जब तक मीट नहीं होती ना इकोनॉमी के अंदर, तब तक डिमांड और सप्लाई की ट्रांजैक्शन हो नहीं सकती। कंज्यूमर डिमांड कर रहा है लेकिन सप्लायर सप्लाई भी करने को तैयार है, लेकिन सिनेरियो क्या है, इतनी महंगी चीजें कोई खरीदेगा नहीं। वो एक ऑप्टिमल मिनिमल रेट की होनी चाहिए कि जो कंज्यूमर है वो उसको अफोर्ड कर सके, अफोर्डिंग के साथ साथ उसके पास वो सेटिस्फेक्शन भी उसको मिले। अब अगर आपसे कोई कशिश बोले एक फ्रूट है, मान लो कोई एक स्पेशल मैंगो है, वो आपसे कोई बोले यार ये ले जाओ, एक मैंगो है 5 लाख रुपए का है, खा लोगे आप उसे? बताओ, खा लोगे आप उसे? मैंगो पे इतने खर्च करने का मतलब बनता है कुछ 5 लाख रुपए? बताओ। अब ऐसा भी कोई यूनिक टेस्ट नहीं होगा कि उसको आप भुला नहीं पाओगे यार जिंदगी भर, वो आपके मुंह का स्वाद बना रहेगा। ये भी तो बात नहीं है ना। तो यहां पर कंज्यूमर को सेटिस्फाई करा जा सकता है कि 5 लाख रुपए के बहुत सारे लोग इकोनॉमी के अंदर आम खरीद लेंगे? नहीं ना, ये चीज है। तो आप समझ गए, हर चीज इकोनॉमी में आप याद रखना कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन मीट होनी चाहिए, उससे इस बात के ऊपर बात अटक जाती है हमेशा। ये मैंने आपको कुछ रूल समझाए, अब आप इसको जब आप पढ़ोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है? तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।